पहली सवाल में पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो आखिर में क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है एकांकी, बी में दिया है कहानी, सी में दिया है यात्रा संस्मरण और डी में दिया है ललित निबंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो एक ललित निबंध है। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 में पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ऑप्शन ए में दिया प्रसाद युग, बी में दिया है भारतेंदु युग, सी में दिया है द्विवेदी युग और डी में दिया है स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अगर यही पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार थे तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल, यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक काल के निबंधकार थे। तो सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ना कि भीड़ में बात करना या तर्कपूर्वक यानी किसी से तर्क करना। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य का उत्तम तरीका है। सवाल नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आत्मीयता होता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता होगी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन बी। देखते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। तो सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है एक नाटक है। क्या है, संयोगिता स्वयंवर जो है एक नाटक है और यह नाटक जो है 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसके रचनाकार कौन है, इसको लिखने वाले कौन है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट देखकर आप सही मत मार दीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार जो है श्रीनिवास दास हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। सवाल पे ध्यान देनी है, यहाँ पे पूछा गया नहीं है, यानी कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है नूतन ब्रह्मचारी, तो ये बिल्कुल है। और ऑप्शन बी में दिया है 100 अजान 100 जान, ये भी है। और सी में दिया है सद्भाव का भाव, ये भी है। और ऑप्शन डी में दिया है परीक्षा गुण। यानी अगर हमारा 3 ऑप्शन सही लग रहा है तो एक ऑप्शन तो गलत होना चाहिए ना। तो यानी परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। उसमें पूछा गया था कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है और इसमें पूछा गया कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो ऑप्शन ए में दिया है रेल का विकट खेल, ये जो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी में दिया है कछुआ धर्म, ये जो नहीं है। और रेणुका, ये भी नहीं है। और डी में दिया प्राच्य विद्या, यानी ये भी नहीं है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी रेल का विकट खेल जो है बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो थे कौन से मासिक पत्र को निकाला था। तो हिंदी प्रदीप। और कब निकाला था, तो 1877 ईस्वी को निकाला था। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत जो है एक निबंध है या ललित निबंध है, ठीक है। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, यानी फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। तो सवाल नंबर 12 है। तो सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत जो शीर्षक है इसके निबंधकार कौन है। तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी बालकृष्ण भट्ट। तो सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो थे बातचीत की शैली की चर्चा कर रहे हैं, यानी बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं उनको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट, यानी रामचंद्र शुक्ल ने।
सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी हिंदी प्रदीप। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, यानी 1877 ईस्वी में। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना जो है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया पद्मावती, और बी में दिया है वेड़ी संहार, और सी में दिया है मेघदूतम, और डी में दिया है मेघनाथवध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी मेघदूतम जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसमें कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो ऑप्शन ए में दिया है मैलाचल, बी में दिया है गोदान, और सी में दिया है 100 अजान 1 सुजान, और डी में दिया अंतराल। तो क्या पूछा जा रहा है, कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी 100 अजान 1 सुजान। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। नाटक का स्टार्टिंग होती है तो उसमें पूजा पाठ होता है ना, मंगल पाठ, उसको क्या कहा जाता है, तो नंदी पाठ कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि 21 नंबर में पूछा गया कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी यह किसने कहा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसने कहा है, तो इसका सही आंसर होगा बेन जॉनसन, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है, यानी किसका कथन है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, यानी एडिसन। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होनी चाहिए, यानी पिछली सवाल ये है कि पिछले सवाल में पूछा गया था कि 2 व्यक्तियों के बीच बात करने के लिए किसका मत दिया गया है, तो एडिसन। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 लोगों के बीच। 25 नंबर सवाल में पूछा गया है कि 25 में क्या पूछा गया है, 25 में पूछा गया कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो बातचीत से मन जो होता है हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। जब हम बातचीत नहीं करेंगे किसी से तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा और हमारा दिन बिल्कुल उदास और हमारा माथा ख़राब रहेगा इस बेचारे के जैसा। तो इसलिए बातचीत से हमारा मन कैसा होगा, हल्का और स्वच्छ। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में बताया गया है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। जब बातचीत नहीं होगी तो गूंगी सृष्टि जो होती गूंगी प्रतीत होगी, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी वाक शक्ति। सवाल नंबर 27 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आप जब हिस्ट्री क्लास 10th की पढ़ रहे होंगे, जब क्लास 10th में हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर में यह सवाल दिया गया था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी यूरोप। सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं और बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो सवाल नंबर 28 में पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस काल के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, यानी उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर के बारे में बतलाया गया है, यानी किस शहर की चर्चा है, तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो किसकी चर्चा की गई है, तो अमृतसर की, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर होगा माझे, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था,
तो लहना सिंह जमींदार के पद पर था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह की गोद में हुई, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि पॉल्यूटन का विदूषक कौन था? पॉल्यूटन का विदूषक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह उनके लड़के का नाम था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? या पूछ सकता है आपसे कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध हुआ? तो जर्मनी के साथ हुआ था, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो लहना सिंह का जो नंबर था 77 था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? तो ऑप्शन डी इज राइट, यानी लॉयलपुर। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लॉयलपुर में दी। तो 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर सवाल में पूछा गया है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर, राजस्थान में, ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी रचना है, यानी किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर सवाल में पूछा गया कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया है दीवाना प्रिय, और ऑप्शन बी में दिया है मजदूरी और प्रेम, और ऑप्शन सी में दिया है पुरानी हिंदी, और डी में दिया है मोरसी मोही कुठाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी मजदूरी और प्रेम। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया कि कुड़माई का क्या अर्थ है? कुड़माई का जो अर्थ है मंगनी होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि बोधा कौन था? तो बोधा जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 19 में पूछा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसमें पूछा गया कि नहीं है, यानी कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन ए में दिया सुखमय जीवन, बी में दिया है बोध का कोटा, और सी में दिया उसने कहा था, और डी में दिया कफन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, यानी कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 21 में पूछा गया है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी जो थे किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, यानी गुलेर के मूल निवासी थे। सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है?
यानी उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 में पूछा गया है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो इसका सही आंसर होगा उसने कहा था, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था जो है कर्म प्रधान है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। तो सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी जो रचना है किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 में पूछा गया है कि कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था, यानी ऑप्शन बी इज राइट। कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था। सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 30 में पूछा गया है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। जब लहना सिंह बचपन में यानी छोटा जब था, तब वो एक लड़की से बार बार उसकी मुलाकात होती थी अमृतसर की दुकान पे, तो वो उससे क्या प्रश्न किया करता था, तो उससे एक ही बात पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की धत करके भाग जाती थी। तो यानी कौन सा प्रश्न पूछा करता था, तो तेरी कुड़माई हो गई, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 31 में पूछा गया कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। जो लेफ्टिनेंट साहब थे सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, तो 10 आदमी को कहता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। और सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 33 में पूछा गया है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को सेंड करता है, यानी भेजता है, ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह को कहा, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिर जो था वजीरा सिंह अपनी गोद में लेकर बैठा था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के जो मामा हैं कहाँ के रहने वाले थे, तो लहना सिंह के मामा जो थे अमृतसर में रहने वाले थे, यानी ऑप्शन बी इज राइट। अब बात किया जाए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगली सवाल में पूछा गया है तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था जो 1915 की रचना है, किस वर्ष प्रकाशित हुई 1915 में, और किस वर्ष की रचना है 1915 में। सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है उसने कहा था कैसी विद्या है। उसने कहा था कैसी विद्या है, तो ये कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए बढ़ते हैं पहली सवाल की ओर। तो पहले सवाल में पूछा गया है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। ऐसा कथन किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, यानी ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ, तो ऑप्शन ए में दिया है अपोलो अस्पताल, ऑप्शन बी में दिया है श्री राम नर्सिंग होम, और ऑप्शन सी में दिया है PMCH पटना, और ऑप्शन डी में दिया है विलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका सही आंसर होगा विलिंगडन नर्सिंग होम, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, यानी जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो
जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर रहमान, और ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर मकबूल, और डी में दिया है डॉक्टर एजाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, यानी डॉक्टर रहमान। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो ऑप्शन ए में दिया है स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन बी में दिया है स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन सी में दिया है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन डी में दिया है स्वामी सहजानंद। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी सत्यदेव, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया है आत्मानंद जी, ऑप्शन बी में दिया है शिवानंद जी गोस्वामी, और ऑप्शन सी में दिया है सदानंद जी, ऑप्शन डी में दिया है शारदानंद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी सदानंद जी। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है उमाशंकर दीक्षित को, और ऑप्शन बी में दिया है शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी में दिया है सुरेंद्र दीक्षित को, और ऑप्शन डी में दिया है हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, यानी उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। यानी सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में बने, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि हरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है, हरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है मैला अचल, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया है कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी में दिया है अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी में दिया है अनुग्रह नारायण सिंह, और ऑप्शन डी में दिया है महामाया प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी 1974 में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, यानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 17 की ओर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1952 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, यानी जयप्रकाश नारायण जी को भारत की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 ईस्वी को उपाधि दी गई थी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है रामधारी से दिनकर की रचना है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति जो रचना है किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा राम वृक्ष वेणुपुरी, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है कि
दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दिनकर जी जो हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट में करनी है कि भाई हमें इस क्लास की पीडीएफ ही चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। तो सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था अपना भाषण। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल नाम था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, यानी हर्षो दयाल। सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो है भाषण है, ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की देन है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति भारत में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति जो है भारत पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण जी हैं, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किए? जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मैग्सेस सम्मान, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? तो आजकल की जो पीढ़ी चल रही है ना, उसी के हाथों में है, यानी नई पीढ़ी के हाथों में, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 37 में पूछा गया है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा रामनाथ जी के गोयनका के, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 38 में पूछा गया है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण जी हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो आईएससी की परीक्षा दी, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 40 जो है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? बिहार के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार क्या हो गया होता? तो जल गया होता। तो ये बात जो सुनने वाले थे दीक्षित जी के मुंह से, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट।
सवाल नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे, यानी ऑप्शन बी इज राइट। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको भी इसको भी कमेंट करना है कि हमें क्लास की पीडीएफ चाहिए। मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप सभी कमेंट ये ज़रूर कीजिएगा चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर सवाल जो है स्क्रीन पे है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। जो चैप्टर अध्याय हमारा 4 है उसका नाम ही है अर्धनारीश्वर। तो इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है नामवर सिंह, ऑप्शन बी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, यानी रामधारी सिंह दिनकर। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है उसने कहा था, ऑप्शन बी में दिया है जूठन, ऑप्शन सी में दिया है तिरिच और ऑप्शन डी में दिया है अर्धनारीश्वर। तो इसका सही आंसर होगा अर्धनारीश्वर, यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है अर्धनारीश्वर है। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म जो हुआ है बिहार के किस जिले में हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी बेगूसराय जिला में इनका जन्म हुआ है। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, यानी अर्धनारीश्वर चैप्टर में किस गुण के बारे में बतलाया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है नारी के, ऑप्शन बी में दिया है पुरुष के, ऑप्शन सी में दिया है नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी नारी और पुरुष दोनों के। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो ऑप्शन ए में दिया कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया हुंकार, सी में दिया रसवंती और डी में दिया है पड़भंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, यानी पड़भंग। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन ए में दिया है छात्र सहोदर, ऑप्शन बी में दिया है छात्र पत्रिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, यानी छात्र सहोदर। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा नीचे है, इसलिए मैं उसको चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट। दिनकर जी की पहली कविता जो है छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली जो कविता है कब प्रकाशित हुई। तो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी जो है भावना है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों की कौन सी अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो ऑप्शन ए में दिया संन्यास लेने का, ऑप्शन बी में दिया भिक्षुणी होने का, ऑप्शन सी में दिया पति के त्याग का और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, यानी भिक्षुणी होने का उन्होंने अधिकार दिया है। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि सवाल नंबर 10 है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। जब पुरुष नारी के गुण को धारण करता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है प्रेमचंद्र जी का है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, यानी अर्धनारीश्वर क्या है। तो अर्धनारीश्वर एकांकी है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो नारीत्व की साधना करने वाले महात्मा गांधी जी, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर
शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो उर्वशी ऑप्शन ए में दिया है, और बी में दिया है रश्मि रथी, ऑप्शन सी में दिया है जूठन, और ऑप्शन डी में दिया है कुरुक्षेत्र। तो उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है, रश्मि रथी भी है और कुरुक्षेत्र भी है, तो यानी ऑप्शन सी इज राइट, यानी जूठन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? उस सवाल में पूछा गया था कि कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, लेकिन इसमें पूछा गया कौन सी रचना दिनकर जी की है। ऑप्शन ए में दिया है सदियों का संताप, ऑप्शन बी में दिया है परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी में दिया है दरियाई घोड़ा, और ऑप्शन डी में दिया है रसातल यात्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, यानी परशुराम की प्रतीक्षा। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दिनकर जी को उर्वशी के कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप क्या है? तो शिव और पार्वती का जो नाम है वही कल्पित रूप है। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में पूछा गया कि गंधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 में पूछा गया कि प्रेमचंद जो थे क्या थे? तो कथककार थे, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी जो हैं छायावादोत्तर युग के कवि हैं, यानी 23 का आंसर जो होगा सी। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा शुद्ध कविता की खोज, यानी ऑप्शन ए इज राइट। तो हम बात करें तो रोज के लेखक जो हैं सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन हैं। तो आज हम इसके टॉप 40 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो आप सभी क्लास को बिना स्किप किए हुए क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। तो सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, स्क्रीन पे शो हो रही है। तो पहले सवाल में है कि सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए में दिया है तिरछ, बी में दिया है रोज, सी में दिया है उसने कहा था, और डी में दिया है सुखमय जीवन। तो मैंने आपको बताया कि रोज जो चैप्टर है उसके जो लेखक हैं सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोज। और हम बात करें तो यहीं से ये भी क्लियर हो जाती है कि रोज जो है कैसी विद्या है। अगर इसकी बात की जाए तो रोज जो है कहानी है, जिसके लेखक कौन है? तो सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि अज्ञेय मूलतः क्या थे? अज्ञेय जो हैं मूलतः क्या थे? ऑप्शन ए में दिया निबंधकार, ऑप्शन बी में दिया उपन्यासकार, ऑप्शन सी में दिया कहानीकार, और ऑप्शन डी में दिया है व्यंग्यकार। तो इसका सही आंसर होगा कहानीकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किए थे? अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए में दिया मद्रास,
क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी में दिया है पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी में दिया है फॉरमन कॉलेज से, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, यानी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो अज्ञे जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में दिया है मालती, बी में दिया है लालती, और सी में प्रभावती, और डी में कलावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी मालती। सवाल नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञे जी की कौन सी कहानी जो है गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में दिया है छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी में दिया है बिप ठगा, और सी में दिया है ए तेरे प्रतिरूप, और डी में दिया है रोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी इसका रोज आंसर होगा। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। ऑप्शन ए में दिया 2 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया 4 वर्ष, सी में दिया 5 वर्ष, और डी में दिया 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति जो हैं किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो ऑप्शन ए में दिया पथरी, बी में कैंसर, सी में गैंग्रीन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी गैंग्रीन। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि सवाल नंबर 9 में है कि मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन ए में दिया पद्मश्री, और ऑप्शन बी में दिया पद्मा विभूषण, और सी में दिया है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। अज्ञे जी जो हैं घर में ही किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। तो आनंद बंधु, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अज्ञे जी की पहली कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन ए में दिया प्रभा में, ऑप्शन बी में दिया ज्योति में, ऑप्शन सी में दिया पत्रिका सेवा में, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पत्रिका सेवा में, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर जो है मालती का पति जो है कौन सा फल लेकर आया था। तो वो आम लेकर आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तो रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तो मालती का पति महेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। तो इसका सही आंसर होगा 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का नाम था महेश्वर, नहीं सॉरी, पूछा गया कि मालती के पति क्या हैं। मालती के पति क्या हैं। अगर पूछा जाए कि मालती के पति का क्या नाम था तो महेश्वर होगा, और मालती के पति जो हैं डॉक्टर हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि 4 सप्तक के संपादक कौन थे। 4 सप्तक के संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आ गया, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि अज्ञे किस वाद से संबंधित हैं। अज्ञे जो हैं किस वाद से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा प्रयोगवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है कि इनमें अज्ञे का नाटक कौन है। इनमें से अज्ञे का नाटक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रियदर्शी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंध है, तो बीमारी। इसका आंसर होगा बीमारी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है बीमारी, यही आंसर होगा इसका सही। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। ये जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर होगा बे, यानी टीटी नाम था। क्या नाम था, तो इसका सही आंसर होगा टीटी। सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो ये भी सवाल जो है वीवीआई सवाल है, ये इस बार पूछने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस सवाल के। तो इसका सही आंसर होगा नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञेय जी की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए में दिया है कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बी में दिया है बाबरा आहेरी, सी में दिया आंगन के पार द्वार, और डी में दिया शेखर एक जीवनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, कितनी नावों में कितनी बार। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, यानी अज्ञेय जी का जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है कि कौन सी पुस्तकें अज्ञेय की है, कौन सी पुस्तकें अज्ञेय जी की है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कि मिट्टी की ओर, बी में दिया है मौत मुस्कुराई, सी में दिया हरी घास पर क्षण भर, और डी में दिया ओ सदा नीरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हरी घास पर क्षण भर। सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। पिछले सवाल में क्या पूछा गया था कि कौन सी रचना अज्ञेय जी की है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है। तो ऐसे ही सवालों पे ध्यान देनी है कि किस में नहीं लिखा हुआ है और किस में नहीं लिखा है, यानी किस में नहीं लिखा गया है और किस में नहीं लिखा गया है, इसी बात पे ध्यान रखनी है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं रखते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर मार के आ जाते हैं, तो आपका सवाल जो हो जाता है गलत हो जाता है। तो ऑप्शन में दिया है अपने अपने अजनबी, जो अज्ञेय जी की रचना है। भगनदूत ये भी रचना है, और एक बूंद सा उछली, यानी ये भी है। और डी नंबर है तिरछ। तिरछ जो है इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, यानी तिरछ ही अज्ञेय जी की रचना नहीं है। सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया कि रोज कहानी की नायिका हैं। 28 नंबर सवाल में पूछा गया कि रोज कहानी की नायिका हैं, रोज कहानी की कौन नायिका है। तो रोज कहानी में दो लोगों की बात चलती है, एक तो मालती की और एक महेश्वर की। तो महेश्वर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन नायिका की बात किया जाता है, नायक की नहीं। तो नायिका औरत की उपाधि दी जाती है, यानी इसका सही आंसर होगा मालती, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो ऑप्शन ए में दिया है मालती के चाचा, बी में दिया है मालती का मामा, सी में दिया है मालती के दूर के रिश्ते का भाई, और डी में दिया है मालती का पिता। तो इसका सही आंसर होगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है कि रोज कहानी घंटे के किस धड़कन के साथ समाप्त होती है। यहाँ पे कुछ डाउट लग रही है कि रोज कहानी घंटे के किस धड़कन से समाप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 4, बी में 3, सी में 2, और डी में 11। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी 11। सवाल नंबर 31 में दिया गया है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। यहाँ पे भी ध्यान देने योग्य बात है कि कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया पल्लव, ऑप्शन बी में दिया कितनी नाव में कितनी बार, और ऑप्शन सी में दिया सदा नीरा, और ऑप्शन डी में दिया है हरी घास पर क्षण भर, यानी ऑप्शन नंबर डी भी है। तो इसमें कौन से नहीं है पूछ रहा है, तो ओ सदा नीरा जो है ये अज्ञेय जी की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया कि कौन सी कृति अज्ञेय की है, कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो ऑप्शन ए में दिया है रसवती, ऑप्शन बी में दिया है नदी के द्वीप, ऑप्शन सी में दिया है मंगलसूत्र, ऑप्शन
डी में दिया है कंकाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी नदी के द्वीप। सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया कि रोज इनमें से क्या है। बात आई ना कि रोज इनमें से क्या है, एकांकी है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कहानी है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो इसका सही आंसर होगा अज्ञेय, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। शेखर एक जीवनी है जो किस विद्या की कृति है। तो ऑप्शन ए में दिया निबंध, बी में दिया आलोचना, सी में दिया उपन्यास और डी में दिया जीवनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, यानी उपन्यास। सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि अज्ञेय की माँ का क्या नाम था। अज्ञेय जी की माँ का क्या नाम था। ऑप्शन ए में दिया है शीला देवी, ऑप्शन बी में दिया है बेअंती देवी, ऑप्शन सी में दिया है राधा देवी और ऑप्शन डी में दिया है शकुंतला देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी बेअंती देवी। सवाल नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 में पूछा गया कि रोज कहानी की नायिका है। तो ये सवाल दूसरी बार है इसमें कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका जो है मालती हैं। कौन है? मालती, महेश्वर की पत्नी जो है मालती हैं। सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो यही हमारी लास्ट सवाल थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आखिरी जो चैप्टर 6 की वीडियो आने वाली है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।